स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूनान का औपनिवेशिक विस्तार तथा स्पार्टा नगर राज्य। यूनान यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहा जाता है। यूनान देश तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में एजियन सागर, पश्चिम में आयोनियन सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर। प्राचीन यूनान के लोग आर्यों की विभिन्न शाखाओं से संबंध रखते थे। आर्यों की विभिन्न शाखाएं समय समय पर यूनान में आई। सबसे पहले 2000 ईसा पूर्व एक ही जनजाति के आर्यों ने यूनान के ईजियन क्षेत्र में बसना शुरू किया। इसके बाद आर्यों की आयोनियन शाखा यूनान में आई। लगभग 1100 ईसा पूर्व आर्यों की डोरियन शाखा ने दक्षिण ईजियन प्रदेश तथा एशिया माइनर के दक्षिण पश्चिमी तट पर अपना अधिकार कर लिया। इन्होंने एकियन और आयोनियन शाखा के आर्यों को यूनान के मुख्य भाग की ओर भगा दिया। इन आर्यों ने यूनान के मूल निवासियों को पराजित करके यूनान पर अधिकार कर लिया। यहाँ की पुरानी माइसीनी सभ्यता को नष्ट करके पेलोपनेसस को अपना केंद्र बनाया। यूनान के इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है होमर काल। 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक के समय को यूनान के इतिहास में होमर काल के नाम से जाना जाता है। होमर ने इस समय इलियड और ओडिसी नामक दो महाकाव्यों की रचना की। दूसरा है क्लासिकल युग। इस काल के अंतर्गत 800 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक के समय का अध्ययन किया जाता है। इस समय यूनान में अनेक नगर राज्यों का उदय हुआ। इन नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। इनमें स्पार्टा और एथेंस प्रमुख थे। तीसरा है पेरिक्लीज का युग। 461 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व तक के समय को यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज के काल के नाम से जाना जाता है। इसके समय यूनान में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ, इसलिए इस काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। अब है यूनान का औपनिवेशिक प्रसार। होमर काल में अनेक यूनानी जातियां ईजियन समुद्र को पार करके एशिया माइनर अथवा तुर्की में जाकर बस गई। यह यूनान का प्रथम औपनिवेशिक प्रसार था, जो ईजियन क्षेत्र तक ही सीमित रहा। 750 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व के बीच यूनान में अनेक परिवर्तन हुए। यूनानियों ने अनेक उपनिवेश स्थापित किए। इतिहासकारों का मानना है कि विदेशों की यात्रा से पहले डेल्फी के अपोलो नामक देवता से आज्ञा लेनी होती थी। प्रवासियों के नेता को अधिकार पत्र दिया जाता था, जिसमें नेता का नाम और उपनिवेश का नाम लिखा होता था। यूनान के लोगों ने ईजियन सागर, उत्तरी अफ्रीका, सिसिली, इटली, दक्षिणी फ्रांस, स्पेन और काला सागर में अपने उपनिवेश स्थापित किए। सिसिली और दक्षिण इटली में इनकी संख्या अधिक होने के कारण रोमवासियों ने इसे बृहत्तर यूनान का नाम दे दिया। बाद में ये उपनिवेश यूनानी सभ्यता और संस्कृति के केंद्र बन गए। इसे यूनान का दूसरा औपनिवेशिक प्रसार कहा जाता है। इस औपनिवेशिक प्रसार का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि को माना जाता है। जनसंख्या बढ़ने से लोगों ने रोजगार और आवास की तलाश में ऐसे क्षेत्रों की तलाश की जहां वे जीवन यापन कर सकें। यूनान में कृषि योग्य भूमि कम थी, इसलिए यूनान के लोग ऐसे क्षेत्रों की तलाश में बाहर निकले जहां पर कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार आसानी से किया जा सके। कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण 750 ईसा पूर्व के बाद यूनान में भूमि के समान बंटवारे की मांग बढ़ने लगी। विवश होकर शासक वर्ग ने भी लोगों को बाहर के क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। एशिया माइनर के आयोनियन लोगों ने इस समय विशेष प्रगति की। मिलिट्स के ऊनी वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और शराब प्रसिद्ध हो गए। लेस्बोस द्वीप का मिटिलिन एक प्रसिद्ध उद्योग के केंद्र बन गया। इसके बाद कुछ यूनानी नगर राज्य जैसे एथेंस, इजाइना, कैल्सिस और कोरिंथ प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र बन गए। कोरिंथ ने मृदभांड, कांस्य बर्तन, ऊनी वस्त्र और जलपोत बनाने में प्रसिद्धि प्राप्त की। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने तथा तैयार माल की बिक्री के लिए इन्हें उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए ये पड़ोसी राज्यों की ओर गए। यूनानियों के उपनिवेश आधुनिक साम्राज्यवादी उपनिवेशों से भिन्न प्रकार के थे। इनका बसाने वाले नगर से कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहता था। ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते थे। उपनिवेश बसाने वाले लोगों को एकत्र करके उनका एक नेता चुना जाता था और उसी के नेतृत्व में नया उपनिवेश स्थापित किया जाता था। यह भूमि का वितरण करता था और बाद में इसे उपनिवेश संस्थापक के रूप में याद किया जाता था। इन उपनिवेशों का अपने पैतृक नगर के साथ धार्मिक और भावनात्मक संबंध बने रहते थे। इन्होंने अपनी भाषा और प्रथाओं को उपनिवेशों में बनाए रखा। जब पैतृक नगर के निवासी उस उपनिवेश की यात्रा करते थे तो उनका अत्यधिक सम्मान किया जाता था। उपनिवेशों की स्थापना से यूनान की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ।
व्यापार बढ़ने लगा और एकता की भावना का विकास हुआ। यूनानी नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। इसके आसपास गांव और छोटे नगर होते थे। 750 ईसा पूर्व में छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां बड़े राजनीतिक संगठनों में बदलने लगी। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे स्थान पर दुर्ग बनाए, जिसके चारों तरफ लोगों ने बसना शुरू कर दिया और बाद में ये नगर एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए। स्पार्टा के अलावा सभी जगह यूनान में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। 750 ईसा पूर्व में इस राजतंत्र का स्थान अल्पतंत्र ने ले लिया। व्यापार वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप समाज में दस्तकार और व्यापारी आदि मध्यम वर्ग का विकास हुआ। इस मध्यम वर्ग ने भूमिहीन लोगों के साथ मिलकर कुलीन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करके जनमत तैयार कर लिया, जिससे वर्ग संघर्ष बढ़ने लगा। कुछ अवसरवादी नेताओं ने इस वर्ग संघर्ष का लाभ उठाकर भोली भाली जनता को बहलाकर सत्ता अपने हाथों में एकत्र कर ली। सत्ता मिलने के बाद ये लोग अत्याचारी बन गए। यूनानी लोग इनको टायरेंट कहते थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व इनको हटाकर यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। अब है स्पार्टा नगर राज्य। स्पार्टा दक्षिणी यूनान के लकोनिया प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर था। इसके पूर्व, पश्चिम और उत्तर में पहाड़ियाँ थी। दक्षिण की ओर से यह समुद्र से घिरा हुआ था। होमर के महाकाव्यों में स्पार्टा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। स्पार्टा की रानी हेलन को ट्राय नगर का राजकुमार उठाकर ले गया, जिस कारण स्पार्टा और ट्राय नगर के निवासियों में संघर्ष हुआ। आर्यों की डोरियन शाखा ने यूनान पर आक्रमण करके यहाँ के मूल निवासियों को हराया और पेलोपोनेसस पर अधिकार कर लिया। डोरियन शासकों ने एकियनों को अपना दास अथवा सर्फ बना लिया। इन्हें हेलेट या हिलोटीज कहा गया है और लेसिडीमन को अपनी सत्ता का मुख्य केंद्र बनाया। इसके बाद इन्होंने मैसेनिया पर आक्रमण करके अधिकार किया और बाद में स्पार्टा में सैन्यवाद का विकास हुआ। स्पार्टा में निरंकुश सैन्यवाद शासन प्रणाली स्थापित होने के कई कारण थे। स्पार्टा के लोगों के स्वभाव में पृथकता आ गई थी। यह 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ था, जिस कारण बाकी यूनान से यह लगभग अलग अलग था। बंदरगाहों के अभाव में यहाँ व्यापार का विकास नहीं हो पाया। यहाँ व्यापारिक नगर नहीं बन सके। यहाँ ऐसे लोगों अथवा ऐसे वर्ग का विकास नहीं हुआ जो निरंकुश सैन्यवाद के विरुद्ध आवाज उठा सके। यह भी माना जाता है कि डोरियन शाखा के आर्यों ने लकोनिया प्रदेश पर अधिकार करके यहाँ के लोगों को दास बना लिया, जिन्हें हेलोट कहा जाता था। इनकी संख्या अधिक थी और हमेशा इनके विद्रोह का डर बना रहता था। इस कारण स्पार्टा में सैनिकवाद का विकास हुआ। अब है स्पार्टा के लिए लाइकर्गस का संविधान। 600 ईसा पूर्व स्पार्टा में एक नई शासन व्यवस्था लागू की गई, जिसे लाइकर्गस के नाम से जाना जाता है। इसे स्पार्टा का प्रथम विधि निर्माता अथवा प्रथम व्यवस्थापक चुना गया। इस संविधान के संबंध में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। पिंडर के अनुसार इसे इगीमियस नामक व्यक्ति ने बनाया, जो डोरियन जाति का था। हेलेनिकस के अनुसार इस संविधान को स्पार्टा के प्रथम 2 शासकों प्रोक्लीज और यूरिस्थीनीज ने बनाया। इतिहास के पिता हेरोडोटस का कहना है कि स्पार्टा के लोग लाइकर्गस को एक प्रारंभिक शासक का संरक्षक मानते थे। जेबी बरी नामक विद्वान का मानना है कि प्राचीन कवि टिटियस और बाद के लेखकों ने लाइकर्गस का उल्लेख नहीं किया। यदि वे इससे परिचित होते तो इसका उल्लेख अवश्य करते। इस कारण जेबी बरी नामक विद्वान ने लाइकर्गस को देवता बताया है। इतिहासकार टायनबी ने भी लाइकर्गस को देवता माना है। लाइकर्गस द्वारा बनाए गए कानून में शासक का सर्वाधिक महत्व था। यह संविधान राजतंत्रात्मक माना जाता है क्योंकि राज्य का अध्यक्ष इसमें राजा को बताया है। इसमें 2 राजाओं की व्यवस्था की गई, जिनमें से एक का संबंध अगीदी और दूसरे का संबंध लकोनिया की यूरिपोन्टिडी जाति से था। इन दोनों जातियों ने स्पार्टा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इनको महत्व दिया गया। 2 राजाओं की व्यवस्था इसलिए भी की गई ताकि एक दूसरे पर ये नियंत्रण रख सकें। ये राजा जीएस देवता के पुजारी के रूप में प्रत्येक महीने भेंट चढ़ाते थे, सेना का संचालन करते थे। युद्ध का निर्णय, संधि तथा युद्ध में किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का निर्णय राजा द्वारा ही किया जाता था। लाइकर्गस के संविधान में गैरूसिया अथवा सीनेट की व्यवस्था की गई। यह सभा स्पार्टा की सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती थी। यह वृद्ध जनों की सभा थी और 60 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते थे। दोनों शासकों को मिलाकर इसके सदस्यों की कुल संख्या 30 थी। इसके सदस्यों का चुनाव अपीला अथवा असेंबली के द्वारा किया जाता था। इसके सदस्यों के लिए
सैनिक अनुभव और लकोनिया प्रदेश में भूमि का होना आवश्यक माना गया। गैरूसिया के किसी सदस्य का पद खाली होने पर इसके प्रत्याशियों को असेंबली के सामने बुलाया जाता था और जिस प्रत्याशी का स्वागत तेज आवाज में किया जाता था उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता था। यह सभा राजा को सलाह देती थी, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करती थी, प्रशासन संबंधी कार्य करती थी। इसकी सदस्यता जीवन भर के लिए होती थी। लाइकर्गस के संविधान में दूसरी संस्था थी अपीला अथवा असेंबली। यह स्पार्टा के साधारण लोगों की संस्था थी। 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इसके सदस्य होते थे। इसके सदस्यों की संख्या 8000 थी। राजा इसकी अध्यक्षता करता था, लेकिन बाद में यह अधिकार एफोरेट को दिया गया। प्रत्येक पूर्णिमा को इस संस्था का अधिवेशन बुलाया जाता था। अपीला के मुख्य कार्य गैरूसिया और एफोरेट के सदस्यों का चुनाव करना, गैरोसिया द्वारा प्रस्तावित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करके कानून का रूप देना था। इसे विधेयक पर बहस करने का अधिकार नहीं था, यह केवल उस पर मतदान कर सकती थी। लाइकर्गस के संविधान में 5 सदस्यों के एक निदेशालय की व्यवस्था की गई। इसे एफोरेट और इसके सदस्यों को एफोर कहा जाता था। एफोरेट के सदस्यों का चुनाव अपीला अथवा असेंबली के द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता था। यह शिक्षा व्यवस्था, संपत्ति वितरण, नवजात शिशु के भाग्य निर्धारण, सैनिक संचालन और राजा को आदेश देने, दोष मुक्त करने और उसे दंड देने का काम करती थी। जरूरत पड़ने पर एफोरेट संस्था राजा को पद से भी हटा सकती थी। इस प्रकार एफोरेट स्पार्टा के संविधान की सबसे शक्तिशाली संस्था थी और एफोर इसके शक्तिशाली सदस्य थे। अब है लाइकर्गस की सामाजिक व्यवस्था। लाइकर्गस के संविधान में स्पार्टा की जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला शासक वर्ग, इस वर्ग के पास सभी राजनीतिक अधिकार थे। इसमें अधिकारी और सैनिक शामिल होते थे। यह स्पार्टा की कुल जनसंख्या का 1/20 भाग थे। दूसरा वर्ग था पेरियोसी अथवा मध्यम वर्ग। इस वर्ग को फ्रीमैन, पेरियोसी और मध्यम वर्ग कहा जाता था। उत्पादन और व्यापार वाणिज्य में इस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी। तीसरा वर्ग था सर्फ अथवा हेलोट। इनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही निम्न स्तर की थी। इनके साथ क्रूरता और निर्दयता का व्यवहार किया जाता था। युद्ध में पराजित लोगों को दास बनाया जाता था। इनसे खेतों में काम लिया जाता था और यदि वे विद्रोह करते तो इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता था। लाइकर्गस के संविधान में समाज की सुव्यवस्था और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए। नागरिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। कमजोर व्यक्ति का स्पार्टा में कोई महत्व नहीं था। शारीरिक दृष्टि से कमजोर व दोषयुक्त होने पर बच्चे का पिता उसकी हत्या कर सकता था। यदि बच्चे का पिता ऐसा नहीं कर पाता तो शिशु को एक राज्य समिति के सामने उपस्थित किया जाता था। यह समिति बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करती थी। यदि बच्चे में शारीरिक दोष पाया जाता तो उसे टाइगेट्स पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया जाता था। 7 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को राज्य की संपत्ति मान लिया जाता था। इनका पालन पोषण और शिक्षा की व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। राजकीय सैनिक शिविरों में इन्हें सैनिक और शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। ये घास फूस पर खुले मैदान में सोते थे। इन्हें सार्वजनिक भोजनालय में खाना खाना पड़ता था। इन्हें चोरी करके इस भोजनालय का चंदा देना होता था। इस चोरी का उद्देश्य उनमें चुस्ती और चतुराई के गुणों का विकास करना था। चोरी में यदि ये असफल होते थे तो उन्हें दंड भी दिया जाता था। लाइकर्गस आचरण की अपेक्षा नैतिक शिक्षा को अधिक महत्व देता था। इसका उद्देश्य स्पार्टा के लोगों को संयमित और कठोर बनाना था। इन लोगों को 60 वर्ष की आयु तक सैनिक शिक्षा लेते हुए व्यायाम और युद्ध स्थल में समय व्यतीत करना पड़ता था। 20 वर्ष की आयु में इन्हें विवाह करने की अनुमति मिल जाती थी, लेकिन गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। अब भी ये राज्य की बैरिकों में रहते थे और पत्नी को रात में चोरी से मिलने जाते थे। विवाह को जरूरी माना जाता था। कानून के अनुसार अविवाहित व्यक्ति नागरिकता और मताधिकार के अधिकार से वंचित कर दिए जाते थे। जिस समारोह में स्त्री पुरुष नृत्य करते थे उनमें अविवाहित पुरुष भाग नहीं ले सकते थे। अविवाहित और निसंतान पुरुष को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पन्न करना था। स्वस्थ बच्चे पैदा करने के लिए स्त्री दूसरे पुरुष से भी संबंध स्थापित कर सकती थी। यूनान में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। ये पुरुषों की तरह ही सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती थी। विवाह से पूर्व इन्हें भी पुरुषों के समान शारीरिक व्यायाम, भागदौड़, मल्लयुद्ध और सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेना होता था। इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये स्वस्थ माता बने। अब है आर्थिक व्यवस्था।
स्पार्टा के लोगों के अधीन जो भूमि थी उस पर वे अपने आप खेती नहीं करते थे, बल्कि हेलाट अथवा दास द्वारा कृषि कार्य कराया जाता था। हेलाट मजदूरी का काम करते थे, बदले में इन्हें अनाज अथवा खाद्यान्न दे दिया जाता था। इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था की गई, जो किसी भी हेलाट की हत्या कर सकते थे। इन्हें राज्य से बाहर विक्रय नहीं किया जा सकता था और न ही ये संपत्ति एकत्र कर सकते थे। लाइकरगस के संविधान में लोगों को देशभक्त बनाने के लिए धनी और गरीब लोगों में अंतर कम करने का प्रयास किया गया। सोने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, लोहे की मुद्रा प्रचलित की गई, विदेशी यात्रियों के यूनान में आने पर रोक लगा दी गई। लाइकरगस का मानना था कि विदेशियों के संपर्क में आने से स्पार्टा के निवासी दुर्बल और विलासी हो जाएंगे। विदेशी विचार सैनिक जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्पार्टा का संविधान राजतंत्र, प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र का मिश्रित रूप था। इसमें शासन का प्रधान राजा था। शासक की शक्ति और उसके महत्व के कारण इस संविधान को राजतंत्रात्मक माना जाता है। शासक पर कौंसिल अथवा गैरूसिया और अपीला अथवा असेंबली और एफोरेट का अंकुश होने के कारण लाइकरगस के संविधान को प्रजातंत्रात्मक माना जाता है। यदि कौंसिल अथवा गैरूसिया के सदस्यों के निर्वाचन और योग्यता को देखते हैं तो इसका स्वरूप कुलीन तंत्रात्मक माना जाता है। इस प्रकार स्पार्टा की शासन व्यवस्था की रूपरेखा राजतंत्रात्मक, सिद्धांत रूप में यह गणतंत्रात्मक था और यथार्थ में कुलीन तंत्रात्मक था। लाइकरगस के संविधान के बारे में कहा जाता है कि लाइकरगस ने स्पार्टा के निवासियों को यंत्र बना दिया जो स्वतंत्रता, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आदि सुखों का उपभोग नहीं कर सके। स्पार्टा के लोग मजबूत, अनुशासित और देशभक्त तो बन गए, लेकिन ये साथ में घमंडी, क्रोधी, लोभी, उग्र और स्वार्थी भी बन गए। प्रारंभ में यूनान के लोगों ने इनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया, लेकिन जब ये रक्षक के स्थान पर भक्षक बने तो सभी लोग इनके विनाश की कामना करने लगे। स्टूडेंट्स, ये था यूनान का औपनिवेशिक विस्तार और लाइकरगस का संविधान और स्पार्टा का नगर राज्य।